हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज भारद्वाज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राधे क्लासेस 2020 में। आज हम इंग्लिश का एक बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं टेंस। आज हम जानेंगे कि टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, टेंस में क्या क्या है, किस तरीके से हम ट्रांसलेशन टेंस की वजह से कर पाते हैं और किस तरीके से हम ग्रामेटिकल यूज टेंस की वजह से कर पाते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं टेंस। हमारा आज का टॉपिक है टेंस। जिसे हम हिंदी में काल भी कहते हैं। काल। टेंस हमारे तीन तरीके के होते हैं, 1, 2, 3। पहला हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है हमारा पास्ट टेंस और थर्ड होता है हमारा फ्यूचर टेंस। हमारे पास तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जिसे हम हिंदी में वैसे तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आज इस टेंस को ट्रांसलेशन के लिए पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन के लिए यानी अनुवाद के लिए, जिसे हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर भी सीखेंगे। तो टेंस हमारे तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये फर्स्ट वाला है प्रेजेंट टेंस, इसके चार पार्ट होते हैं। जैसे हमारे प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट हैं, वैसे ही पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं। देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस के पहले चार पार्ट कौन कौन से हैं। अगर मैं उन्हें ए, बी, सी और डी के नाम से देखूं तो क्या होंगे? ए, बी, सी एंड डी। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और थर्ड होता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नेक्स्ट होगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों हमने देखा हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस था, हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस है उसके चार पार्ट है, 1, 2, 3, 4। इसके यहाँ पे चार पार्ट है। ऐसे ही पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं। इट मींस अगर हम ओवरऑल देखें तो इन टेंसेस के हमारे टोटल 12 पार्ट्स बनते हैं यहाँ पर, कि 12 टेंसेस हमें पढ़ने हैं एक तरीके से। जैसे 4 इसके और 4 इसके, तो 12 टेंसेस हमारे पास हो गए। तो उन चारों को हम डिस्कस करेंगे, उन 12 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने 4 लिखे हैं, इनके भी हम 4 और इनके भी हम 4 लिख लेते हैं और बिल्कुल सेम तरीके से होने वाले हैं। जिस तरीके से हमने यहां पर प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट लिखे हैं, बिल्कुल सेम तरीके से ही पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होंगे। लिख लेते हैं अपना सेकंड वाला क्या था, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के 4 पार्ट कौन से हैं? सेम टू सेम तरीके से, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक हल्का सा डिफरेंस है। जहां पर प्रेजेंट 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 लिखा है, वहां पे पास्ट वाले में हर जगह पास्ट आ जाएगा, बाकी इधर वाला पार्ट सेम रहेगा। देखते हैं कैसे। पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों सेकंड क्या होगा? पास्ट, बताओ, आपने अभी पढ़ा था। जैसे यहां पे लिखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वैसे वहां पे क्या आ गया, प्रेजेंट की जगह हर जगह पास्ट आ गया, बाकी वाला पार्ट सेम है। ऐसे इसमें रहने वाला है, ऐसे इसमें। तो अगर अब हम प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा दें तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। और डी वाले पार्ट में क्या आएगा? यहां पर पास्ट लगा दो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा। तो लिख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस
डी क्या होगा बेटा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे पास पास्ट के 4 आ गए। अब हमारे पास क्या होता है? फ्यूचर। अब हम फ्यूचर के देखने वाले हैं कि फ्यूचर के कितने पार्ट्स होते हैं। फ्यूचर के भी ऐसे 4 पार्ट होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे थर्ड अपना फ्यूचर पार्ट लिख लें, फ्यूचर टेंस, और इसके भी हमें 4 पार्ट लिखने हैं। वो 4 कैसे होंगे बच्चों? इसमें भी सेम रहेगा, जहां पर इसमें पास्ट 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 आया है, या जहां पर इसमें प्रेजेंट 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 आया है। फ्यूचर वाले में इन सारे वर्ड्स के जगह पे फ्यूचर आ जाएगा और ये वाला पार्ट सेम रहेगा। तो देख लेते हैं, जैसे हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा बताइए जरा मेरे साथ। ऊपर से देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गुड, समझ में आ रहा है आपको? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और सी और डी की बात करें तो अब आप मुझे बताने वाले हैं, क्या बताओगे बेटा? बताओ। फ्यूचर लिख देंगे यहां पर भी और यहां पर भी, बाकी ये वाला पार्ट सेम रहेगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? परफेक्ट टेंस। और ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे फ्यूचर के भी 4 पार्ट आ गए। अब आपको समझना है कि आपको सिर्फ एक के याद करने हैं। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपको एक टेंस के 4 पार्ट याद हो गए तो दूसरे टेंस के 4 पार्ट आपको इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको इस फर्स्ट वर्ड की जगह बस वर्ड चेंज करना है। प्रेजेंट की जगह पे पास्ट लगाना है, बाकी सेम रहता है। तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चारों पार्ट तीनों टेंसेस के एक जैसे हैं। आपको एक याद करना है, बाकी के दूसरे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे टेंसेस के बारे में बात की थी भाई। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये काल क्या होता है या टेंस होता क्या है। बच्चों, जो टेंस होता है वो टाइम रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? टाइम रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ये समय को दर्शाता है। ये समय दिखाता है कि किस टाइम पे क्या चीज हो रही है, या क्या एक्शन हुआ, या क्या काम हुआ। कोई भी चीज किस टाइम में हुई किसी भी तरीके से, तो वो हमें सिर्फ टेंस की वजह से पता चलती है। तो टेंस क्या दर्शाता है? टेंस टाइम रिप्रेजेंट करता है। काल का मतलब होता है समय। अब हम बात करते हैं ये 3 टेंस हमें 3 टाइम अलग अलग कैसे दिखाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं काम करता हूं, मैंने हिंदी में काम के लिए एग्जांपल ले लिया, तो इसका मतलब मैं काम करता हूं। इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहां पर मैं काम कंटिन्यू करता हूं। आज कर रहा हूं, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा। ये मतलब मेरे प्रेजेंट की बात है, वर्तमान की बात है। मैं यहां बात करूं तो मैं काम करता था, तो मतलब अब ये मेरा काम खत्म हो चुका है, तो मतलब ये पीछे के समय की बात है, पास्ट की बात है। तो हमें सिर्फ अपने हिंदी में सीधे तरीके से पता चल जाता है कि हम आज की बात कर रहे हैं, कल की कर रहे हैं, या आने वाले कल की कर रहे हैं। और उसी चीज को हम इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के नाम से जानते हैं। इस एग्जांपल को अगर हम फ्यूचर में लिखें तो मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा, मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो जहां पर फ्यूचर के टाइम की बात आए तो वो फ्यूचर टेंस में आता है, जहां पर जो बीत चुका है यानी पास्ट के टाइम की बात आए वो पास्ट टेंस में आता है, और जहां पर जो चल रहा है उस टाइम की बात आए तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, राइट, तो हमारा प्रेजेंट है ये टाइम, तो हम इसे प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। और अगर ये लॉकडाउन बीत चुका होता तो हम कहते हैं कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, तो ये पास्ट टेंस में होता। और अगर हम कहते हैं कि लॉकडाउन आगे भी बढ़ेगा तो ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। तो ये हम टेंसेस टाइम रिप्रेजेंट करता है। और टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, इनके 4 पार्ट होते हैं, हमने यहाँ पे सीखा। अब हम सीखने वाले हैं या
समझने वाले हैं कि टेंस की जरूरत हमें क्यों होती है। आखिर टेंस हमारा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम छोटी और बेसिक क्लासेस से इसे पढ़ना शुरू क्यों कर लेते हैं और हमारे ग्रेजुएशन लेवल तक या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारी चीजें बेसिक लेवल की चीजें क्यों आती है, हम सारी चीज जानेंगे अपने आगे। तो देखते हैं जो टेंस की सबसे पहले बेसिक जरूरत क्या है। टेंस की सबसे पहले जो बेसिक जरूरत है वो है ट्रांसलेशन के लिए। बेटा आप सभी को पता होगा ट्रांसलेशन को क्या कहते हैं, अनुवाद। जब दो लैंग्वेजेस को आपस में चेंज किया जाता है, जब दो भाषाओं को आपस में बदला जाता है, तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं हिंदी लिख दूं वह खाता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही ईट्स। ये कैसे हुई ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि क्या टेंस का क्या यूज है। अब हमने इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में बदल दिया, यानी हिंदी को इंग्लिश में चेंज कर दिया, तो ये सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, टेंसेस की वजह से। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या है, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। बदलने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन, और किस वजह से पॉसिबल हो पाया, टेंस की वजह से। तो इट मींस दो लैंग्वेजेस को समझने के लिए, दो लैंग्वेज को आपस में कन्वर्ट करने के लिए और लैंग्वेज की ग्रामर को अच्छे से जानने के लिए, उनकी करेक्ट फॉर्म पढ़ने के लिए हमें टेंस की जरूरत होती है। तो अब हम यहाँ पर पहले तो यही वाला टॉपिक उठाएंगे कि किस तरीके से इन टेंसेस की वजह से हम इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास है टेंस की, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और फिर एडवांस लेवल तक धीरे धीरे करके अपने नेक्स्ट वीडियोस में पहुंचेंगे। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अच्छे से समझ लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे और आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। इसे मैं रब कर रहा हूं अभी। तो बच्चों हम आज प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा था, क्या लिखा था भाई फर्स्ट पार्ट हमने प्रेजेंट टेंस का, ए वाला पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको हम टेंस को ट्रांसलेशन की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं कि इससे हम ट्रांसलेशन कैसे पॉसिबल है, यानी हम हिंदी कुछ वैल्यूज जानेंगे, कुछ इंग्लिश की हिंदी से इंग्लिश में कैसे चेंज हो सकता है और इंग्लिश से हिंदी में कैसे चेंज हो सकता है, कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं दो लैंग्वेजेस को ग्रामेटिकली यानी विद करेक्शन, बिल्कुल सही तरीके से। तो आज हम यही जानेंगे। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम पहले तो जानेंगे कि हिंदी में ऐसी वो कौन सी चीज है जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ ये हिंदी का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। सेकेंडली फिर हम उसे चेंज करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो देखते हैं, लेट्स सी। हमें पहले तो हिंदी में पहचान करनी पड़ेगी। तो भाई हिंदी की पहचान क्या है, जिस सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसे हमने शॉर्ट में लिख लिया, P फॉर प्रेजेंट, I फॉर इंडेफिनिट, T फॉर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, राइट। तो अब भैया अगर किसी भी हिंदी के सेंटेंस में क्रिया के साथ, किसके साथ है, क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है आ गया, तो वो इस टेंस में आ जाएगा। हम समझेंगे कि क्रिया क्या होती है, थोड़ा सा बाद में समझेंगे, इसे लिख लेते हैं। हम हर एक वर्डिंग पे ध्यान देंगे, क्लियर समझेंगे स्टेप टू स्टेप। एक भी चीज हमें नहीं छोड़नी है, एक भी सेंटेंस के अंदर, एक भी टेंस के अंदर। तो अब हम पहले इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हिंदी में। शायद मैंने यहाँ पे लिखा भी है, वह खाता है,
हम लिख लेते हैं मैं खाना खाता हूं। तो भाई यहां पे देखो भाई, ये मत क्या ना हाँ है तो हूं नहीं आएगा, हूं भी आ सकता है, हूं और है एक ही मान के चलना है आपको। अब देखो यहाँ पे ये क्रिया है, यहाँ पे क्लास में क्या रहता और ये है, तो इसका कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट डेफिनिट का हुआ। दूसरा लिखते हैं एग्जांपल हो, वह लिख लेते हैं वह तालाब में नहाता है। देखो अभी तय है आ गया, राइट। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है आए, वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब इसका रूल्स पढ़ेंगे कि आखिर इसके रूल्स क्या हैं, इस सेंटेंस को हम किस तरीके से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। हम रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स, सबसे पहला रूल हमारा बेटा कौन सा, फर्स्ट, इसे हम कहते हैं असर्टिव, सिंपल, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। ये जो हमने सेंटेंस लिखा इनकी एक टाइप है। असर्टिव का मतलब सिंपल होता है, सिंपल का मतलब भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब भी अफर्मेटिव होता है। ये चारों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, सिंपल सेंटेंसेस में आते हैं। तो इसका क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये स्लैश है, प्लस ऑब्जेक्ट। भाई हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, एस का मतलब क्या होता है, V का मतलब क्या होता है, O का मतलब क्या होता है। S का मतलब है भाई सब्जेक्ट, V का मतलब है वर्ब और O का मतलब है ऑब्जेक्ट। हम इसे डिस्कस करेंगे कैसे यूज करना है, सब करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले लिखना है और समझना है और जानना है। सेकंड हमारा क्या होता है, सेकंड हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। थर्ड हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होता है भाई, डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, दिस इज क्वेश्चन मार्क। हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी ले सकते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है भाई, इसके रूल्स होते हैं डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे है क्या रहेगा, नोट तो रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट आएगा बेटा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक और ले लेते हैं, WH फैमिली प्लस इंटेरोगेटिव। ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH प्लस इंटेरोगेटिव, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ, ताकि हमें बहुत अच्छे समझ में आए। तो हम ये लिख लेते हैं, यहां पर क्या होगा, WH फैमिली है तो भैया सबसे पहले क्या है, WH फैमिली। और वर्ड भी आ सकते हैं WH के साथ साथ, और भी दूसरे वर्ड्स होते हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन डिस्कस करेंगे। WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमारे रूल्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अगर आपको एक टेंस अच्छे से आ गया चेंज करना और याद हो गए इसके रूल, तो बाकी जो दूसरे टेंसेस हैं
वो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं और सेम तरीके से वो भी सॉल्व आउट हो जाएंगे। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे अपने इन रूल से, राइट। तो थोड़ा सा रूल्स हो रहे हैं, मैं इसको रब कर देता हूं, ताकि वो सारी चीजें करा सके। ये लिखा रहने दीजिए। हमारे यूज बहुत ज्यादा है, जैसे डू डज का अलग से होता है, एस और एच का भी अलग से होता है, लेकिन आज हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वाले वीडियो में थोड़ा एडवांस पे जाएंगे, या कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में ही ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो पहले लिख लेते हैं डू, डज एंड जे से स्टार्ट करते हैं। डज एस ईएस, दिस इज एस ईएस, इनका यूज देख लेते हैं। यूज विथ सिंगुलर नाउन एंड विथ he, she, it। अब डू का देख लेते हैं। यूज विथ प्लूरल नाउन एंड विद आई, वी, यू, दे। अब आप सोचोगे कि आई तो प्लूरल नहीं होता, लेकिन देखो हमने प्लूरल नाउन लिखा है और जो ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं इनके साथ भी डू का यूज होता है, ये आपको याद रखना है कि इनके साथ हम यूज करते हैं। तो ये हमारे रूल्स हो गए एक तरीके से। अब हम करते क्या है, अब हम इनको सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं भाई, आप एक मिनट देख लो अच्छे से रूल को। मैं इसको मिटा देता हूं, एस फॉर सब्जेक्ट, और हिंदी में अगर आपको जानना है तो हम इसे कर्ता कहते हैं। मेरे भाई बहन बहुत सारे लोग इसे देख रहे होंगे, जिन्होंने हिंदी में टेंस पढ़े तो वो समझेंगे। वर्ब का मतलब क्रिया होता है और ओ फॉर मतलब ऑब्जेक्ट, यानी हम इसे कर्म कहते हैं, वैसे छोड़ देते हैं इसको, इतना ही काफी है। अब पहले हम सारी जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, यहां से स्टार्ट किया था हमने, यहां से यहां पर आए, फिर यहां पर। इसके अंदर हमने जो जो डिस्कस किया है, जो जो यहां पे लिखा है, उसको समझ लेते हैं। देखो भाई, एस सब्जेक्ट होता है, इसका मतलब डूअर, यानी करने वाला, जो भी काम करेगा, जो भी काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, वह खाना पकाती है। भाई काम किस चीज का हो रहा है, पकाने का। कौन कर रहा है, वह कर रही है। तो जो ये वह है यही सब्जेक्ट है। तो भाई जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, और जो काम हो रहा होता है वही क्रिया यानी वर्ब होती है। अब सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना है, क्या हो रहा है। क्या बोला बेटा मैंने, क्या हो रहा है। तो आपको जो, जब आप अपने आप से ये वाला क्वेश्चन पूछोगे सेंटेंस पढ़कर, और आपको जो आंसर मिलेगा, जैसे मैं आपको पूछता हूं वह खाना पकाती है, और मैंने आपसे पूछा क्या हो रहा है, तो आप कहोगे पकाती है, यानी खाना पकाती है। तो काम किस चीज का हो रहा है, पकाने का हो रहा है। तो जब आप अपने आप से ये वाला क्वेश्चन पूछोगे कि क्या हो रहा है, और आपको जो आंसर मिलेगा वही वर्ब होगी। फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछोगे कौन कर रहा है, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं पूछता हूं भाई क्या काम हो रहा है, आप कहोगे खाना पका रहे हैं। कौन पका रहा है, वह पका रही है। तो जो वह आया यानी कौन काम कर रहा है, वह कर रहा है, तो वही हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो आप इस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब में डिफरेंशिएट कर सकते हो, पहचान सकते हो। करना क्या, हमारे बार डिस्कस करते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछना है क्या हो रहा है, और सेंटेंस के अंदर जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से, सेंटेंस से जो आंसर मिलेगा वही आपकी वर्ब होगी। आप दूसरा अपने आप से क्वेश्चन पुट अप करोगे कौन कर रहा है, और आपको जो आंसर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हुई, और बाकी जो बचता है इसके अंदर वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। बाकी जो बचता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है।
तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब की बात समझ में आई। ये दोनों चीजें याद रखना, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में अच्छे से। तो भाई देखो, किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन 3 चीजों से ही होती है। सबसे पहला, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीजों में से 2 चीज जरूरी है टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए। अगर हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब भी होते हैं, ये 3 चीजों से सेंटेंस बनता है। वर्ब और ऑब्जेक्ट भी होते हैं, इससे भी सेंटेंस बनता है। वर्ब होनी जरूरी है किसी भी चीज को टेंस में लेके आने के लिए। टेंस के हिसाब से किसी भी चीज को करने के लिए हमारे पास वर्ब होनी जरूरी है, अदरवाइज हम उसे सिंपल सेंटेंस बोल देते हैं। ये वाला नहीं, दूसरा बताऊं जैसे। तो हमारा जो टेंस होगा हमेशा पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट, या पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, या फिर वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इनका सीक्वेंस चलता है, कभी भी आगे पीछे नहीं होगा। ये हमारा वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है, लेकिन आपको सभी इतना जानना है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। देखो हर जगह पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहां पर भी देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमेशा हर एक टेंस के अंदर यही पैटर्न फॉलो होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारी बात डिस्कस हो गई है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की। अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये सेंटेंस होते क्या है। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। तो बेटा असर्टिव के बारे में लिखा है, असर्टिव को ही सिंपल कहते हैं, सिंपल, पॉजिटिव और अफर्मेटिव। ये चारों का मतलब एक ही है। ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं और इनको कैसे बनाया जाएगा? भाई जो असर्टिव होते हैं वे सिंपल होते हैं, जैसे मैं काम रहने देते एक बार, जैसे मैं लिखता हूं, छोटा सेंटेंस ले लेते हैं। अब यहां पर क्या है, इसमें ना तो नहीं आ रहा और ना ही क्या। अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं तो मैं नहीं लिखता हूं। एक और लिखो तो क्या मैं लिखता हूं, यहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक और ले लो, मैं सीक्वेंस पे ले लेते हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा उसी तरीके से, क्या मैं नहीं लिखता हूं। और भाई एक और लास्ट है क्या हमारा, 5th वाला, मैं क्या लिखता हूं। बच्चों लॉकडाउन चल रहा है और हर एक क्लासेस में 10th क्लास तक हमारे सीबीएसई बोर्ड में टेंसेस आते हैं। बच्चों को पता तो होता है कि टेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज आज के टाइम में हमारा जो बोलने का तरीका है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसमें इंग्लिश बहुत अच्छे से इंक्लूड हो चुकी है। हमारे यहाँ पर 5 सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कौन से पार्ट में आते हैं। भाई देखो हमने लिखा मैं लिखता हूं, तो ये हमारा असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस है, लिखा भी था पहले। यहाँ पे भी नहीं आ जाए, जिस सेंटेंस में भी नहीं आ जाए, सिर्फ नहीं हो, उसमें उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जहां पर सिर्फ क्या आ जाए, स्टार्टिंग में आना चाहिए, बीच में नहीं, स्टार्टिंग में क्या आ जाए उसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं। जहां पर क्या और नहीं दोनों आ जाए उसे हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव कहते हैं। जहां पर बीच में क्या आ जाए उसे हम WH इंटरोगेटिव कहते हैं, उसे हम WH इंटरोगेटिव कहते हैं। तो ये भी इंटरोगेटिव और ये भी इंटरोगेटिव, क्या कहीं पर भी आ जाए वो इंटरोगेटिव, लेकिन बीच में आ गया तो WH इंटरोगेटिव, और स्टार्टिंग में आया तो सिंपल इंटरोगेटिव। तो आपको समझ में आ गया होगा, जहां पे सिंपल लिखा हो असर्टिव, सिंपल, पॉजिटिव और अफर्मेटिव। जहां पर सिर्फ नहीं आ जाए उसे नेगेटिव, जहां पर स्टार्टिंग में क्या आ जाए उसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं। जिसके पास दोनों हो, क्या भी हो और नहीं भी जिस सेंटेंस के अंदर, उसे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। और जहां पर बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब आ जाए उसे हम WH प्लस इंटरोगेटिव कहते हैं। राइट बच्चों, अब हम सीखते हैं
कि WH क्या है। WH क्या है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि WH क्या होता है, WH फैमिली क्या होता है। इसमें हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें आते हैं व्हेन, जो WH से स्टार्ट होते हैं, वेयर, व्हाई, विच, हु। कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। when, which, where, whom, whose, whom, और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 हो चुके हैं। और एक वर्ड और रहता है हमारा वर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक हमने नहीं लिखा, उसे कहते हैं वर्ड। इसके अलावा हमारे पास जो WH में नहीं है लेकिन वो उसमें आ सकते हैं WH वाले सेंटेंस में, हाउ, कैसे कहते हैं इसे हम। आपको पता ही होगा व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, वेयर का मतलब कहां, व्हाई का मतलब क्यों, विच का मतलब कौन सा, होगा मतलब कौन, हाउ मींस कैसे, व्हाट मींस क्या। ये सारे वर्ड आपको हिंदी में पता होंगे, तो ये हमारे WH फैमिली के। अब हम सीखेंगे कि ये सारे टेंसेस या इस टेंस के अंदर जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं उनको हम हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया था अभी, एक सिंपल सेंटेंस मैं लिखता हूं, मैं नहीं लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं, क्या मैं लिखता हूं, क्या मैं नहीं लिखता हूं। तो हम उन्हें इन रूल्स के अकॉर्डिंगली कैसे स्टार्ट करेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो इस वाली वीडियो का अपने पास सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम जानेंगे किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी को इंग्लिश के अंदर। तो कौन सी चीज हम हिंदी की देखेंगे और क्या हम इंग्लिश का उसके अंदर यूज करेंगे, ताकि हम सेंटेंस को बिल्कुल प्योर और करेक्ट बना सके ग्रामेटिकली फॉर्म में। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी टेंसेस की। इसका एक सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसके अंदर आपको सिखाऊंगा। तो बच्चों तब तक के लॉकडाउन में आप इसको समझे, कृपया याद करें, क्योंकि याद करने से ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी और ये बहुत नेसेसरी और बेसिक चीज है इंग्लिश के अंदर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल पर आपके लिए सारे क्लासेस की, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो अवेलेबल है। तो आप जल्दी से जाओ, सारी वीडियोस देखो, शेयर करो जो जो आपकी क्लासेस की हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।